अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने प्रेपरेशन जो है वो एल्कीन्स की पढ़ ली हुई थी, उसका मैकेनिज़्म जो है वो उम्मीद करता हूँ आपने डिटेल में देख लिए होंगे, उसकी तैयारी भी की होगी। सो नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, डेट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आपके पास जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स आ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज़ ईथीन। जो सबसे पहला मेंबर है वो ईथीन है। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड नहीं है। सिंपलेस्ट जो इनका मेंबर है वो दो कार्बन वाला है, डेट इज़ ईथीन, जो इस होमोलोगस सीरीज़ का पहला मेंबर है। इट इज़ कलरलेस गैस विथ प्लेजेंट ऑर्डर। ठीक है, गैस कलरलेस होती है, इसकी प्रेजेंस आपको पता नहीं चलेगी। प्रेजेंस एक ही सूरत में पता चलती है, उसके प्लेजेंट ऑर्डर से। एक अच्छी सी खुशबू होती है ईथीन की, जिससे इसकी प्रेजेंस का पता चलता है। उसके बाद एल्कीन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, यानी इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपेरेबल नहीं है। देयरफॉर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी चूँकि पोलर होता है तो उसमें डिजॉल्व नहीं होंगी एल्कीन्स, बट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेज हैं वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे, पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस दैन एयर। इसकी जो डेंसिटी होती है वो एयर से भी कम होती है, एयर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये एयर से भी ऊपर की तरफ जाएगी। उसके बाद एल्कीन्स जो हैं ये फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी एल्कीन्स को आग लग जाती है। ऑन कंप्लीट कंबस्शन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जैसे कि एल्कीन्स में कंबस्शन का प्रोसेस होता है, ऐसे ही एल्कीन्स में भी कंबस्शन का प्रोसेस होता है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, जैसे कि एल्कीन्स का होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, ये याद रखना है, देयर फ्लेम इज स्मोकियर देन एल्केन्स हैविंग अ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आ जाता है तो थोड़ी ज़्यादा हीट उनको देना पड़ती है, स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए होती है ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एल्कीन्स की हम बात करें तो एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, जिस वजह से वो कम हीट पे भी ज़्यादा आपको जो है वो बर्निंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे मीथेन है, ठीक है, तो मीथेन जो चूल्हों में गैस आ रही है तो उस गैस को बर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना पड़ती, और आप देखते हैं वो जो चूल्हा चल रहा होता है उसमें कोई धुआं भी नहीं उठ रहा होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एल्कीन्स लाइक जैसे आप लकड़ी के अंदर आ जाते हैं, लकड़ी को आप जलाओ ना या कोयले को जलाते हो तो उसमें धुआं आता है। उसकी वजह क्या है कि उसमें एल्कीन्स की जो है वो प्रेजेंस होती है, ईथीन होता है थोड़ा सा उसके अंदर, कोल के अंदर, या अगर आप जो है वुड के अंदर जाते हैं, एल्कीन की प्रेजेंस की वजह से, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जब आप हीट कम देते हैं तो वहाँ पे कुछ कार्बन्स जो हैं वो अनबर्न फॉर्म में फिर उड़ना शुरू हो जाती हैं वहाँ से। तो अनबर्न कार्बन जो रह जाती है, जो कार्बन जलती नहीं है, जिसको हीट नहीं मिलती है, जिसका बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता, वो कार्बन है वो फिर अनबर्न फॉर्म में फिर वहाँ से स्मोक की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाती है। एल्केन्स में सारे के सारे कार्बन जल जाते हैं, जिस वजह से जैसे चूल्हे में गैस आ रही है वो एल्कीन है, 85% मीथेन है, तो वहाँ से धुआं नहीं उठेगा क्योंकि वो सारे कार्बन आसानी से जल जाते हैं। लेकिन कोयले में, लकड़ी में जाए उसमें ईथीन की कॉन्सेंट्रेशन भी होती है, तो वहाँ पे जो बर्निंग है उसमें कुछ कार्बन जिसकी बर्निंग नहीं होती है वो धुएं की शक्ल में वहाँ से उठना शुरू हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये याद रखना है कि ये स्मोकियर होते हैं देन एल्केन्स हैविंग अ सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे लेकिन फिर भी एक धुआं देगा, दूसरा धुआं नहीं देगा। उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड्स इन द सीरीज। जैसे कि हमने एल्केन्स में देखा कि जितना मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है। वीडियो में केमिकल रिएक्शंस दिए जा रहे हैं। एल्कीन्स की हम बात करते हैं तो एल्कीन्स जो है दे आर एक्टिव कॉम्पाउंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है वाई एल्कीन्स आर रिएक्टिव कॉम्पाउंड्स या वाई एल्कीन्स आर रिएक्टिव। उसकी रीज़न आपको दी गई है, निशान लगा लेना यहाँ से। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड आर ईजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शंस। क्योंकि इसके अंदर एल्कीन्स चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो एल्कीन्स आपको पता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक पाई बॉन्ड होता है जो ईजिली ब्रेक हो जाता है डबल बॉन्ड की वजह से ही आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, जो कि एडिशन रिएक्शंस होते हैं। आपने याद रखना है एल्केन्स के रिएक्शन में हमने सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शंस भी पढ़ेंगे इसके, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। So these compounds have the tendency to react readily with adding other atoms to become saturated compounds. As a result, the double bond is converted to a single bond that is more stable. Thus, addition reactions are characteristic properties of the unsaturated hydrocarbons. ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि जो compounds हैं इनकी टेंडेंसी होती है एडिशन की, कि आसानी रेडिली बड़ी तेज़ी के साथ ऐड करते हैं अदर एटम्स को,
टू बिकम सैचुरेटेड कॉम्पाउंड, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो जब एक बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। जब एडिशन होगी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, जो कि ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आ गया वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो अब जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इस वजह से वो आपको क्या कह रहे हैं कि जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, यानी आप जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी पहचान कर सकते हैं अगर वो एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं तो। अगर तो एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो अनसैचुरेटेड कॉम्पाउंड है, और अगर एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो सैचुरेटेड कॉम्पाउंड है। तो अगर एडिशन हो रहा है तो वो किसकी पहचान होती है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहचान होती है। So these are the reactions in which the products are formed by the addition of some reagents like hydrogen, chlorine, etc. to an unsaturated organic compound। ठीक है, यहाँ तक जो है वो इसकी डेफिनेशन दी गई है एडिशन रिएक्शंस की। ये एडिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन है कि कोई भी एटम लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, अदर जो एटम जो कि मज़ीद नए एटम्स ऐड होते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, डेट इज द एडिशन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस में वन बॉन्ड ऑफ अ डबल बॉन्ड gets broken and two new single bonds are formed। ठीक है, तो इसमें जो है वो दो न्यू सिंगल बॉन्ड्स बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये मैं आपको जो है वो थोड़ा सा पेज पे समझाता हूँ, इसको ज़रा समझ लें। आपको थोड़ा जो है वो रिएक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हमने जो है वो सेपरेट थोड़ा सा बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको मज़ीद ताकि समझ आ जाए। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एल्कीन्स जो है वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, एल्केन्स एडिशन क्यों नहीं देते, एल्कीन्स एडिशन क्यों देते हैं, वो सारा हमने इसके अंदर देखना है। तो इसमें हम अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्केन्स जो हैं वो जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और वो बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। ठीक है, और इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं आपस में, और वो ओवरलैपिंग जो होती है वो हेड टू हेड होती है। दूसरी तरफ अगर आप एल्कीन्स की बात करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड भी होता है। अब पाई बॉन्ड की बात करते हैं, डैट इज़ वीकर दैन सिग्मा बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी वजह क्या है, सिग्मा बॉन्ड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं न्यूक्लियाई के, दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके क्लोज होता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। आपको पता है कि जितना कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतना न्यूक्लियस से उससे लॉस करवाने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में मुश्किल होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे जाएंगे उतना उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी और उनको निकालना आसान हो जाएगा, यानी वो बॉन्ड जो है वो क्या होगा, वो वीक होगा। जैसे कि आपको ये दिया गया है, कार्बन का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें आपको जो है वो इसके पी के स्ट्रक्चर बताए गए हैं। दिस इज़ पी एक्स, दिस इज़ पी वाई एंड दिस इज़ पी जी। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, दिस इज़ पी वाई एंड दिस इज़ पी जी। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 पी एक्स में आते हैं, 2 पी वाई और 2 पी जी में। तो इसमें अगर ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जो डायरेक्ट जो है वो 90 के एंगल पे 180 के एंगल पर जो है वो ओवरलैपिंग हो रही है, 180 के एंगल पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये हेड टू हेड होगा। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत करीब हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि बहुत करीब हैं। तो जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे उतना उनको तोड़ना मुश्किल होगा, उतना उनको जो है वो रिमूव करना वहाँ से मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप जो है वो पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो वो आते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। ठीक है, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड देखें, पाई बॉन्ड इन न्यूक्लियाई से दूर है। अब जितना दूर देंगे न्यूक्लियस से उतना उनको निकालना आसान होगा, उतनी जल्दी वो बॉन्ड आसानी से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और कोई भी नई चीज़ जो है वो उसकी जगह ऐड हो सकती है। और पीछे क्या बचेगा, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो पीछे क्या बचेगा, ये सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर जो है वो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, लाइक हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है हमारे पास और साथ में जो है वो हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, प्लस हम जो है वो हाइड्रोजन और ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब बताएं ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसमें ऐड होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड आपको पता है, ये पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं चूँकि ये न्यूक्लियस से दूर है, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, और कार्बन टू कार्बन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा आपके पास। तो इससे क्या हुआ
कि एक डबल बॉन्ड ब्रेक होने से दो नए सिंगल बॉन्ड, ये दो हाइड्रोजन दो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो सिंगल बॉन्ड जो है वो आपके पास जनरेट हो जाएंगे, जो कि आपको बुक में भी बताया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द डबल बॉन्ड गेट्स ब्रोकन, डबल बॉन्ड टूटेगा एंड टू न्यू सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें अगर हम रिएक्टिविटी को देखें तो रिएक्टिविटी में एल्केन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स में एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाता है, तो उसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। एल्काइंस में जो कि दो पाई बॉन्ड्स हैं तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो आपने रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखना है जी। तो हमारे केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन आ रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये रिएक्शन आपको जाना पहचाना लगना चाहिए, हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स ये हमने एल्केन्स की प्रेपरेशन में देखा था, आपने एल्केन्स की प्रेपरेशन कर ली हुई है, तो ये सेम वही रिएक्शन है प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स वाला। इसका मैंने मैकेनिज्म भी आपको बड़े डिटेल में समझाया था, आपको सेपरेट पेज में मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया था, रेडिकल फॉर्मेशन कैसे होती है, कैटालिस्ट का जो है वो इसके अंदर रोल क्या होता है। लाइक आप देखें यहाँ पे वही निकल कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, वही 250 to 300 का टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो ये सेम वही रिएक्शन दिया गया जो यहाँ पर हमने पीछे एल्केन्स की प्रेपरेशन में पढ़ा था। वहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ एल्केन में आ गया था, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ, बेसिकली वो रिएक्शन एल्कीन का ही था और एल्काइंस का था, तो यहाँ पे वही जो है वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर एल्कीन्स के दे दिया गया। तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजनेशन हमने जैसे पहले भी डेफिनेशन पढ़ी थी, हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और प्लैटिनम टू फॉर्म सैचुरेटेड कॉम्पाउंड। निकल और प्लैटिनम दोनों कैटलिस्ट का मैंने आपको बताया था कि इसके साथ आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, प्लैटिनम के साथ आपको कोई फ्यूल यूज़ नहीं करना पड़ता, रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, बट ये महंगा होता है प्लैटिनम। ठीक है, डेट्स हम मोस्टली निकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने हाइड्रोजनेशन करनी है किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आपको पता है एल्कीन्स हैं, जो कि यहाँ पे आपको एक इथीन दिया गया जिसमें डबल बॉन्ड है जो कि अनसैचुरेशन को शो कर रहा है, एक पाई बॉन्ड है, प्लस इसमें हाइड्रोजन हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड करना है, एटॉमिक फॉर्म में ऐड नहीं करना है, निकल कैटालिस्ट ऐड करना है। अब निकल क्या करेगा, इसके सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक निकल इधर ऐड हो जाएगा, एक निकल इधर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप टेम्परेचर देंगे तो निकल यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। हमारा निकल का मकसद क्या था, निकल जब ऐड होगा तो ये इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्योंकि निकल मेटल है, वो जब कार्बन्स को इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करेगा तो ये कार्बन टू कार्बन जो शेयरिंग हुई है वो टूट जाएगी, तो डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड, निकल के ऐड होने पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जब निकल दोनों में ऐड होगा, अब हम टेम्परेचर देंगे, निकल टूटना शुरू हो जाएगा, और चूँकि सिंगल बॉन्ड था तो उसको पूरा करने के लिए अब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, CH2 से क्या हो जाएगा CH3, और CH2 से क्या हो जाएगा CH3, और डबल बॉन्ड ऑलरेडी निकल ने ब्रेक कर दिया था तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, एक इथीन से बन जाएगा आपके पास इथेन। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। दिस सेक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल इनटू द मार्गरीन, यानी बनास्पति की। ठीक है, ऑयल आपको पता है ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं वो अनसैचुरेट होती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। जो चीज़ें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं वो अनसैचुरेट होती हैं, और जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे घी है, घी सॉलिड फॉर्म में होता है, घी आप किचन में भी रखोगे वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, घी को आपको मेल्ट करना पड़ता है, आप इसको जो थोड़ी देर रखोगे फिर सॉलिड हो जाता है। ऑयल जो है ऑयल लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इवन कि आप फ्रिज में भी रख दो लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो अनसैचुरेट है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जितने भी अनसैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स हैं मोस्टली वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेंगे, जबकि सैचुरेटेड चीज़ें जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो घी है वो हम ऑब्टेन करते हैं वेजिटेबल ऑयल से। ऑयल आपको पता है अनसैचुरेट होता है, जैसे ये अनसैचुरेट है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसका डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, तो ऑयल जो है वो फिर घी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक सॉलिड सैचुरेट कॉम्पाउंड है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी सेल है इसकी। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के देखें कितनी बड़ी एप्लीकेशन है इसकी। अच्छा बेटे, तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ गया है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इसमें हैलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हैलोजन होगी किसके अंदर, एल्कीन्स में। अब एल्केन और एल्कीन्स की हैलोजिनेशन में डिफरेंस है। ठीक है, हमने एल्केन्स में भी हैलोजिनेशन देखा था जिसमें हमने 1/1 क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन एल्कीन्स और एल्कीन्स के हैलोजिनेशन में फ़र्क ये है कि एल्कीन्स में सिंगल बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन निकलता था तो हैलोजन ऐड होता था। तो अब यहाँ पे जो हैलोजन ऐड होगा एल्कीन्स में वो डायरेक्टली ऐड होगा, बॉन्ड टूटेगा और कोई भी हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन भी वैसे ही रहेंगे। लाइक यहाँ पे अगर CH2 की बात करते हैं, इसमें अगर हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो CH2 की बजाय CH नहीं होगा, CH2 ही रहेगा और तीसरा ब्रोमीन भी ऐड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए CH2 था तो यहाँ पे भी CH2 ही है और तीसरा ब्रोमीन भी उसने ऐड किया। पीछे वाले में हमने देखा था कि अगर हमने CH4 में Cl ऐड किया है तो वो CH3Cl हुआ है,
वो CH4 के अंदर क्लोरीन ऐड करने के लिए हमें हाइड्रोजन निकालना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो कि एल्कीन्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये एडिशन का प्रोसेस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, तो ये डायरेक्टली ऊपर से आने वाले आइटम को अपने अंदर ऐड कर लेंगे, तो ये आपने याद रखना है। सो हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजन लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन। सो ब्रोमिनेशन में क्या होता है? ब्रोमिनेशन यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब ब्रोमीन को ऐड किया जाएगा वाटर में, या सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर हैविंग रेड ब्राउन कलर, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड ब्राउन, बहुत ही डार्क ब्राउनिश कलर होता है। कभी आप इसको देखें ना, लिक्विड फॉर्म में होता है ब्रोमीन, लेकिन बहुत ही लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, बड़ी तेज़ी से उड़ना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होता है। तो रेड ब्राउन कलर का ये होता है, बड़ा डार्क ब्राउन कलर होता है। डेट इज एडेड टू इथीन इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड लाइक CCl4 में अगर हम ऐड करते हैं तो इट्स कलर डिस्चार्ज एट वंस। ठीक है, तो वो आपको क्या कह रहा है कि जब ब्रोमीन वाटर को हम किसी भी इथीन में ऐड करते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट वहाँ पर जो हमारे पास है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इथीन जो कि एक एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये आसानी से ब्रोमीन को अपने अंदर ऐड करेगा। जब एडिशन का प्रोसेस होगा तो जो ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन कलर है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी अगर ब्रोमीन इथीन में ऐड हो जाता है तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर ख़त्म होकर वो कलरलेस हो जाएगा, यानी जो ब्रोमीन का कलर होगा वही इसका जो इथीन का कलर होगा वही ब्रोमीन का कलर हो जाएगा। ब्रोमीन का अपना कलर ख़त्म हो जाएगा और चूँकि वो इथीन में ऐड हो चुका है तो जो इथीन का कलर है वही ब्रोमीन का कलर हो जाएगा। तो ब्रोमीन के रेड ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होना ये शो कर रहा होता है कि ब्रोमीन उस इथीन में क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। तो अगर वो ऐड हो गया है तो वो डीकलराइज हो जाएगा, जो कि शो कर रहा है कि इथीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये टेस्ट भी होता है, ये हम जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का आपका टेस्ट है उसके अंदर बाकायदा, जिसमें हम जो है वो चेक करेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन होता है या नहीं होता है, या सैचुरेटेड में एडिशन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? अगर तो अनसैचुरेट है तो जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो डीकलराइज हो जाएगा, जो अनसैचुरेशन की निशानी होती है। तो इसमें सिंपल आपको रिएक्शन दिया गया, इसमें आपको वही इथीन दिया गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, साथ में ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये ब्रोमीन डायरेक्टली कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, जिससे कार्बन जो है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, इसको बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कार्बन के ऊपर, इससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन में ऐड होगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन में ऐड होगा, जिससे आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास इथाइल ब्रोमाइड आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, Cl2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में दो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन, और डबल बॉन्ड के बजाय दोनों आपस जो है वो एक ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। सो इन दिस रिएक्शन डबल बॉन्ड ऑफ इथीन इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टेस्ट होता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का। अगर तो सैचुरेट है तो ये कलर डीकलराइज नहीं होगा, ये रेड ब्राउन कलर रहेगा। अगर आप इसको इथीन के बजाय किसी सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में ऐड करेंगे तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर मेंटेन रहेगा वैसे ही, लेकिन अगर आप इसको अनसैचुरेट में ऐड करेंगे तो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की निशानी होती है, कलर का मेंटेन रहना है, कलर का डीकलराइज हो जाना। तो ये आपका प्रैक्टिकल भी होगा इंशाल्लाह, हम वो भी करेंगे। तो यहीं तक जो है वो आज का आपका लेक्चर था। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सारे रिएक्शंस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है इनके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर पूरी मेहनत करेंगे, इस चैप्टर का जो है वो हक अदा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।